वर्ड है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है रेट जिस पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। रेपो रेट लोन जो होते हैं वे शॉर्ट रन के, शॉर्ट टर्म के लोन होते हैं, 2 हफ्तों तक के, 15 दिन तक के। रेपो रेट जो है वो बैंक रेट से डिफरेंट है, क्योंकि टाइम होराइजन दोनों तरह के लोन्स का अलग अलग होता है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के होते हैं, हालांकि जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म का लोन होता है। तो रेपो रेट की बात करें तो रेट जिस पर बैंक बोरो करता है मनी आरबीआई से, अपनी सिक्योरिटीज प्लेज कर कर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके पास गिरवी रखवा कर, कहलाता है रेपो रेट। रेपो रेट शॉर्ट फॉर्म है रीपर्चेज रेट के लिए। ये लोन शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, 14 दिन तक के, 2 हफ्तों तक के। रेपो रेट लेकिन बैंक रेट से अलग होते हैं। क्यों? दोनों का टाइम होराइजन अलग अलग है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म का मेजर है और इसका मतलब शॉर्ट टर्म लोन होता है। दूसरे हाथ पर बैंक रेट लॉन्ग टर्म मेजर है और वो गवर्न होता है लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई से। रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा है। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय आरबीआई व्हेन बैंक्स डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड। फिर वर्ड है स्मार्ट कार्ड। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं होते हैं। स्मार्ट कार्ड जो है उसमें कंप्यूटर चिप होती है। इसमें डाटा स्टोर्ड होता है प्रोसेसिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो डेबिट क्रेडिट कार्ड में तो मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है, स्मार्ट कार्ड में कंप्यूटर चिप होती है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सिंडिकेटेड लोन, जब बहुत बड़े अमाउंट का लोन दिया जाता है एक ग्रुप ऑफ बैंक्स के द्वारा एक सिंगल बोरोवर को, स्पेशली कॉर्पोरेट बोरोवर्स होते हैं, तो सिंडिकेटेड लोन का इस्तेमाल होता है। अधिकतर केसेस में सिंडिकेट लोन में एक बैंक बन जाता है लीड बैंक और वो प्रोवाइड करता है पार्ट ऑफ लोन और सिंडिकेट करता है बैलेंस जो है बाकियों को। जैसे कि मान लो किसी को शिप खरीदना है और शिप है बहुत महंगा, 500-700 करोड़ रुपए का, तो 3-4 बैंक्स ने मिलकर लोन जब उसका किया, जिसमें से सारा का सारा जो प्रोसेस था, कंट्रोल था, पैसे का लेन देन था, वो एक बैंक के द्वारा किया गया, जिसे लीड बैंक कहते हैं, सबके बिहाफ पे। तो ये इस तरह का लोन कहलाता है सिंडिकेटेड लोन। जब एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा कर दिया जाए बैंक में तो कहलाता है टाइम डिपॉजिट, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। वो एक फिक्स टाइम से पहले विथड्रॉएबल नहीं माना जाता। फिर वर्ड है वैल्यू एट रिस्क, वीएआर। सम और पोर्शन ऑफ वैल्यू दैट इज एट स्टेक ऑफ सब्जेक्ट टू लॉस फ्रॉम द वेरिएशन इन द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से यदि कोई लॉस हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट का, तो जो वो पोर्शन है टोटल प्रोपोर्शन का कहलाता है वैल्यू एट रिस्क। तो सम या पोर्शन ऑफ वैल्यू जो कि सब्जेक्ट टू लॉस है प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट की वजह से वीएआर कहलाता है। होलसेल बैंकिंग, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैंकिंग उसके साथ की जाती है तो होलसेल बैंकिंग कहलाती है। होलसेल बैंकिंग एक टर्म है जिसका इस्तेमाल करते हैं बैंक्स के लिए। ये बैंक्स ऑफर करते हैं सर्विसेज बाकी कॉर्पोरेट एंटिटीज को, लार्ज इंस्टीट्यूशंस को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी। जीरो बैलेंस अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट बैंक के अंदर जिसमें आपको कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, कहलाता है जीरो बैलेंस अकाउंट। वरना अधिकतर बैंक्स में कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर एक पेनल्टी लगा देगा। जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज। जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज एक तरह की मॉर्गेज है जो दी जाती है बायर को, जिसने अभी तक कोई डाउन पेमेंट नहीं करी है बोरोइंग करते समय। जो मॉर्गेज बायर है वो बोरो करता है अमाउंट एंटायर परचेज प्राइस का, एग्जाम्पल जनधन अकाउंट। तो जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज में शुरुआत में कोई पेमेंट नहीं किया जाता। अब बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के बाद बात आती है अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी की। तो बिजनेस टर्मिनोलॉजी में वर्ड है एक्विजिशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर कर लेती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को और कंट्रोल करती है उसका सारा बिजनेस ऑपरेशंस, तो उसे बोलते हैं एक्विजिशंस। इस प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन में एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्ट्रांग है वो वीकर ऑर्गेनाइजेशन को ओवर पावर कर लेती है, जैसे उसके या तो सारे शेयर्स परचेज कर लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन को ही एज अ होल परचेज कर लिया, कहलाएगा एक्विजिशन। बैंकरप्सी, बैंकरप्सी का मतलब इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी से है। ये ऐसी परिस्थिति है जहां पर्सन की असेट्स बेची जाती हैं उसकी लायबिलिटीज चुकाने के लिए, इस तरह से
कि उसकी लायबिलिटीज ज्यादा और असेट्स कम है। बैंकरप्सी ट्रस्टी और कोर्ट ऑफ लॉ की सहायता से बैंकरप्सी को डील किया जाता है। फिर वर्ड है बॉटम लाइन। यदि प्लेन इंग्लिश में बॉटम लाइन शब्द का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन जब हम कमर्शियल नॉलेज के आधार पर बॉटम लाइन वर्ड की बात करेंगे तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसे फर्स्ट इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज। तो यानी कि देखा जाए तो जो प्रॉफिट निकल के आता है रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटाने के बाद उसे बॉटम लाइन कहते हैं। ये एक्सपेंसेस क्या क्या है? इंटरेस्ट चार्जेस पेड ऑन लोन, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और इनकम टैक्स। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नेट प्रॉफिट हो गया एक तरह से। यदि फर्म का ओनर है और वो अपना नेट प्रॉफिट देखे तो उसे कहते हैं कि ये इसकी बॉटम लाइन है। आज के संबंध में फर्म की परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है न केवल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जैसे नेट प्रॉफिट के आधार पर मात्र, बल्कि जो कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी है, कंजर्वेशन टू एनवायरनमेंट है, उसके आधार पर भी। इसीलिए आज वर्ड केवल बॉटम लाइन नहीं बल्कि ट्रिपल बॉटम लाइन वर्ड की तरह इस्तेमाल होता है, जिसमें नेट प्रॉफिट तो है ही, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटीज और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी है। तो तीन चीजें हो गई, इसीलिए ट्रिपल बॉटम लाइन। फिर वर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट। जो वर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट, यदि उसकी बात करें तो ये सेट है सभी वेरिएबल्स का जो फर्म के एक्सटर्नल है और वो डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती हैं। तो बिजनेस के चारों तरफ की चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट है जो उसे उसका निर्णय लेने में प्रभावित करती हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर्स, ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं और बाकी सारे अरेंजमेंट हैं जिसकी सहायता से आप आसानी से बिजनेस सेटअप और ऑपरेट करा सकते हो, कहलाते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर्स। फिर वर्ड है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कंपनी की तरह एक बिजनेस एंटिटी सेटअप की जाती है जो कि उसके ऑनर्स से अलग है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये अपने नाम से एसेट परचेज कर सकती है और ये ओ कर सकती है पैसा दूसरे को। ये अपने आप में आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इसीलिए जो लायबिलिटी है बिजनेस ओनर्स की वो लिमिटेड होती है एक प्री डिटरमिन्ड अमाउंट तक, जैसे हम कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन होता है जब हम कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर वर्ड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी को चलाना। ये एक सिस्टम है जिसमें हम ओवरसी करते हैं पूरे कंपनी के कॉर्पोरेशन के अफेयर्स को इंश्योर करने के लिए कि कंपनी एथिकल मैनर में लॉ के हिसाब से चलाई जा रही है। जो मैकेनिज्म है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसमें आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे फिर मैनेजमेंट टीम को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा अकाउंट्स का इंडिपेंडेंट होना, जो ऑडिटर्स हमें अपॉइंट किए जाते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस टू मार्केट्स एंड बिजनेस मीडिया, यानी कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न वगैरह सब कुछ आ जाता है। ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एग्जाम्पल है, यानी कि कंपनी को अच्छे से चलाना कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इस शब्द से तो हम पहले भी रूबरू हो चुके। इसका मतलब है इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी जो बेस्ड है एप्लीकेशंस फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एंड कॉमर्स के लिए। यानी कि जब इंटरनेट की सहायता से, मोबाइल कम्युनिकेशन की सहायता से हम बिजनेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। इसे हम यदि खाली मोबाइल वाले पार्ट की बात करें तो एम कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स भी कहते हैं। इसमें इंक्लूड करते हैं प्योर ई कॉमर्स परचेज, जैसे अमेजोन से परचेज करना। इसमें साथ में शामिल करते हैं ई मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग एटसेट्रा भी। यूजुअली जो एक टिपिकल ई कॉमर्स रिटेलिंग है उसमें ऑर्डर प्लेसमेंट, ट्रैकिंग, डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। फिर वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। जब हम इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसे केस में जब रेगुलेटर्स के पास इंफॉर्मेशन फाइल करते हैं, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन फाइल करते हैं, किसी और बॉडी के पास इंफॉर्मेशन फाइल करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो कहलाता है ई फाइलिंग या इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। टैक्सेशन में इस मेथड का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने और टैक्स फॉर्म जमा करने के लिए भी होता है। फिर वर्ड है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करते हैं। इसलिए जो बैरियर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज के और जो कैपिटल फ्लो के बैरियर्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं, कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। कुछ पीपल आर्ग्यू करते हैं कि जो बैरियर फ्री मूवमेंट है
न केवल गुड्स बल्कि लेबर का भी, वो भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। यानी कि कलेक्टिवली इस सब काम की वजह से सारे देशों की जो इकोनॉमी है वो आपस में जुड़ के काम करती है बाकी देशों की इकोनॉमी के साथ। तो इसी प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। गुडविल, गुडविल जब हम अकाउंटिंग में देखते हैं तो ये डिफरेंस है जो कंपनी पे करती है जब वो कोई बिजनेस असेट बाई करती है दूसरी कंपनी की, और जो टोटल बुक वैल्यू है एसेट्स की। यानी कि देखा जाए तो हो सकता है बिजनेस की वैल्यू हो 1 करोड़ और आपने दिया हो 1 करोड़ 20 लाख, तो ये 20 लाख एक्चुअली गुडविल का अमाउंट दिया आपने। साधारण शब्दों में गुडविल का मतलब होता है कंपनी की रेपुटेशन, उसके कस्टमर्स की उसके प्रति लॉयलिटी इत्यादि। फिर वर्ड आया इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक फैसिलिटी होती हैं जैसे बिल्डिंग है, रोड है, पावर सप्लाई है, जो कि सोसाइटी या एंटरप्राइज को चलाने के लिए चाहिए, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं फैक्ट्री, ऑफिस, वेयर हाउसेज एक्सेट्रा। फिर वर्ड है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो सेपरेट किए जाते हैं एक प्रोसेसिंग ऑपरेशन में। यूजुअली इसमें एक फिर फर्दर प्रोसेस और अपनाना पड़ता है, तब जाकर उस प्रोपोर्शन में गुड्स निकलते हैं कि एक मेजर प्रोडक्ट निकलता है और बाकी एक या एक से ज्यादा माइनर प्रोडक्ट निकल जाते हैं। तो यानी कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो कई बार कुछ प्रोडक्ट एक साथ मिलकर निकलते हैं जिन्हें फर्दर सेपरेट करना पड़ता है, तो उसे ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे यदि आप ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो गैसोलिन, फ्यूल, ऑयल लिब्रिकेंट, पैराफिन, कोल तार, एस्फॉल्ट, केरोसिन, ये सब क्रूड पेट्रोलियम से बनते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें ज्वाइंट प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अलावा वैसलीन भी इससे ही बनती है। बल्कि बाय प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेन प्रोडक्ट निकालते समय साथ में बनता है और अलग सेपरेट हो जाता है, और मेन प्रोडक्ट और इसमें काफी डिफरेंस होता है, इसीलिए इसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अलग हो जाता है मेन प्रोडक्ट से। मेन प्रोडक्ट जो है अलग कर दिया जाता है जो कि ज्यादा वैल्यूएबल होता है बाय प्रोडक्ट के मुकाबले। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है शुगर इंडस्ट्री में। जब हम शुगर बनाते हैं शुगर केन से तो मोलेसेस अलग हो जाता है, जिसे हम हिंदी में शीरा भी बोलते हैं। तो चीनी अलग बनती है और शीरा साथ में बन के अलग निकल जाता है। मेन प्रोडक्ट चीनी और बाय प्रोडक्ट मोलेसेस। फिर वर्ड है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल धीरे धीरे कम किया, प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने का मौका दिया। जो चीजें लाइसेंस वाली थी उनसे लाइसेंस हटाया और बिजनेस को इंडिपेंडेंटली ग्रो होने में हेल्प करी। यानी कि जब हम कहते हैं कि कंट्रोल हटाया गया व्यापार पे से, इस तरह से कि लाइसेंसिंग पॉलिसी कम की गई, कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस की गई, जो चीजें पहले केवल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए थी अब उन्हें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी अलाउ किया गया, तो उसे बोला गया लिबरलाइजेशन। जो 1990s की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें लिबरलाइजेशन 3 पिलर्स में से एक पिलर था, उसे हम एलपीजी बोला करते थे, कभी कभी जीपीएल भी कुछ कह दिया करते थे लोग। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे केस में एलपीजी 3 पिलर्स थे, तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। फिर वर्ड है लॉजिस्टिक्स। ये एक कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, प्रोडक्शन से कस्टमर तक। जो गुड्स का मूवमेंट है उसे लॉजिस्टिक बोलते हैं। जब रॉ मटेरियल खरीद के कंपनी में लाते हैं तो उसे इनपुट लॉजिस्टिक बोलते हैं, और जब आउटपुट बनकर फिनिश गुड्स बनकर कस्टमर के लिए फैक्ट्री से निकलते हैं तो उसे आउटबाउंड या आउटपुट लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। फिर वर्ड है मर्जर। जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में एक साथ मिल जाती हैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल गेन प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे केस में जब दोनों एंटिटी मिलकर एक नई एंटिटी बनती है तो उसे बोलते हैं मर्जर। वर्ड है मिशन। कंपनी का मिशन स्टेटमेंट एक फोकस्ड स्टेटमेंट है जो उसके स्कोप को दर्शा रहा होता है।
मिशन दर्शा रहा होता है कि कंपनी कौन है, वो क्या करती है। मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कैपेबिलिटी, कस्टमर फोकस, एक्टिविटी, बिजनेस मेकअप, इस सब को दर्शाता है। हर कंपनी का एक अच्छा मिशन होना, मिशन स्टेटमेंट होना जरूरी है। फिर वर्ड है पेस्टल। पेस्टल एक निमोनिक है, यानी कि यदि हम सब लेटर्स फर्स्ट फर्स्ट उठा लें सारे शब्दों के, तो जो लेटर बनता है उसे निमोनिक बोलते हैं, इसे एक्रोनिम भी बोलते हैं एक्चुअली हम। तो पेस्टल बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल और ई फॉर एनवायरमेंटल। तो जब हम इन मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है पेस्टल। प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लॉ डिस्टिंग्विश नहीं करता उसके ऑनर और उस बिजनेस को अलग अलग। यहां कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो लायबिलिटीज हैं बिजनेस की, वो ऑनर की ही पर्सनल लायबिलिटी हो जाती हैं, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसे चलाने वाले की। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो हैं वे सब प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस के रूप में ही हम देख सकते हैं। दुकान की यदि हम बात करें, जो व्यापारी चला रहा है वो प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वर्ड आता है प्राइवेटाइजेशन। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें जो सरकार है बिजनेस एंटरप्राइजेस पे से अपना कंट्रोल हटाती है, अपनी ओनरशिप सेल करती है। एक इस तरह से काम करना कि जो पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, उनके शेयर्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, आम जनता को सेल आउट कर देना कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। रिस्क एंड रिटर्न एंड रिस्क्स। रिटर्न और रिस्क, ये दो साइड है बिजनेस आउटकम के, पर्टिकुलरली ऑनर्स के लिए और सभी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। जो इंडिविजुअल्स हैं और बिजनेस है वो अपने रिसोर्स इन्वेस्ट करता है और आशा ये करता है कि उसे रिटर्न और रिवार्ड मिलेंगे, और उसे जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं वो रिटर्न और रिवार्ड ही तो है। परंतु ये एक्सपेक्टेशंस हमेशा रियलाइज नहीं हो पाती, कभी पार्शली तो कभी फुली। नॉन या पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही तो रिस्क है, कि पैसा लगाया पता नहीं रिटर्न मिलेगा भी नहीं। कुछ इन्वेस्टमेंट में रिस्क नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं या बहुत कम होते हैं। जब हम इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम उसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पुकारते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि यदि एक पर्सन ने अपनी सेविंग्स जो हैं वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट्स में या फिक्स डिपॉजिट में जमा कर रखी हैं, तो उन्हें एक निश्चित रिटर्न मिल ही जाएगा जो एश्योर्ड रिटर्न है। लेकिन बाकी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। जो रिस्क की एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं वहां रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो हायर रिस्क है वो हायर रिटर्न्स लेकर आता है। फिर वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है तरक्की करो पर इस प्रकार से करो कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉडर मेजर है डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का। इसमें इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक पैरामीटर सारे, जैसे इनकम भी, और नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी शामिल करते हैं, जैसे सोशल इक्वालिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस भी। यानी कि वो कह रहे हैं न केवल इनकम कमाना जरूरी है बल्कि समाज का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाना भी जरूरी है। यहाँ जोर दिया जाता है, एक साथ अटेंशन की जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्वालिटी और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर। ये एक तरह से मैक्रो कंटेक्स्ट है बिजनेस की ट्रिपल बॉटम लाइन। दूसरे सेंस में कहें तो ये इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो सकती है। टर्म इंश्योरेंस, जो वर्ड है वो है टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यदि हम एक निश्चित समय के लिए कराएं, वो कहता है insurance for certain period of time which provides for no deferral to the insured individual excluding losses during period and that becomes null upon its expiration। तो जब एक टाइम पीरियड के लिए, फिक्स टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस कराते हैं कि यदि उस दौरान कुछ हो गया तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो ऐसे केस में एक निश्चित समय बाद आपका इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगा, कहलाता है टर्म इंश्योरेंस। ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन, यदि हम बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की फिलॉसफी को देखें तो
ये प्रमोट करती है बिलीफ को और इवेल्युएट करती है बिजनेस की परफॉर्मेंस को, न केवल प्रॉफिट के आधार पर बल्कि केयर फॉर पीपल और केयर फॉर प्लेनेट के आधार पर भी। बीसीके ये कहती है कि भाई सब कुछ जरूरी है, तीनों चीजें, इसीलिए इक्वल एम्फेसिस है प्रॉफिट पे भी, पीपल पे भी और प्लेनेट पे भी, और इसे ही ट्रिपल बॉटम लाइन कहते हैं। ये आइडिया जो है एक मैक्रो लेवल पर कॉरस्पॉन्ड करता है ज्यादा इवोल्व नोशन ऑफ डेवलपमेंट्स, कंट्रीज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इकोलॉजी, तीनों के लिए। तो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ट्रिपल बॉटम लाइन का सही होना जरूरी है। वर्ड है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड एक तरह से फाइनेंशियल रिकवरी है किसी कंपनी की। जब कोई कंपनी बहुत बेकार परफॉर्म कर रही होती है लंबे समय से, तो उसे टर्न अराउंड की जरूरत पड़ती है। कंपनी को एक्नॉलेज करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स ढूंढनी पड़ती हैं, मैनेजमेंट चेंज करना पड़ सकता है, और फिर उसे देखना होता है कि मेरी जो स्थिति है वो मैं कैसे सुधारूं। और जब अपने अंदर वो कुछ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है, कुछ प्रोडक्ट लाइंस को कट करती है, काम करने के तरीकों बदलती है, दोबारा से इवॉल्व आउट होने के लिए, उसे ही बोलते हैं टर्न आउट। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। विजन, विजन का मतलब होता है एक दूर की सोच। स्ट्रेटेजिक विजन इसीलिए एक रोड मैप है कंपनी के फ्यूचर का। विजन प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक्स कि क्या टेक्नोलॉजी, किस कस्टमर फोकस के साथ, किस ज्योग्राफिक और प्रोडक्ट मार्केट को हमें परस्यू करना है, क्या कैपेबिलिटीज हमें अपने अंदर डेवलप करनी है और किस तरह की कंपनी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, यही कहलाता है विजन। फिर वर्ड आया होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और पॉलिसी ओनर के बीच में, कि जो इंश्योरर है वो पे करेगा सम ऑफ मनी किसी इवेंट के हो जाने पर जो पॉलिसी में मेंशन्ड है इंश्योर्ड की। ये कॉन्सेप्ट है जहां पर इंश्योरर रिड्यूस यानी कि मिटिगेट कर लेता है लॉस कॉज्ड टू द इंश्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो होल लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और पॉलिसी ओनर के बीच में, कि जो इंश्योरर है वो पे करेगा एक सम ऑफ मनी कुछ पर्टिकुलर इवेंट हो जाने पर ही जो पॉलिसी इंश्योर्ड में मेंशन्ड है। तो इस तरह से इंश्योरर ने अपना लॉस मिटिगेट कर रखा है और केवल कुछ सिद्धांतों के आधार पर ही पेमेंट होना अलाउड है वहां पर। तो ये कहलाता है होल लाइफ इंश्योरेंस।